नमस्कार स्टूडेंट्स, वीएस फिजिक्स पॉइंट पर आप सभी का आभार। देखिए बेटा, अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसमें नेचर ऑफ लाइट है, इसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं आज। तो पार्ट सेकंड पढ़ने से पहले पार्ट फर्स्ट देखना अनिवार्य है। और वह कहाँ मिलेगा आपको? यदि आप चैनल पर सर्च नहीं कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक दी हुई मिल जाएगी। लिंक को ओपन कीजिए, आपको प्रथम पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज अपन बेटा चर्चा करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन एवं परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन एवं परावर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना? तो देखिए, अपवर्तन की व्याख्या अलग करेंगे, परावर्तन की व्याख्या अलग करेंगे। पहले कौन सा करूं बेटा? परावर्तन करूं, अपवर्तन करूं? चलो आपकी बात मान लेता हूं और मैं स्टार्ट कर देता हूं रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन की व्याख्या अपन करेंगे हाइगेंस थ्योरी से, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करेंगे अपन। ठीक है ना? तो पहले हेडिंग लगाइए, परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ठीक है ना? नंबर फर्स्ट सीधा लिख रहा हूं मैं, परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो देखिए बेटा, हमें पता होना चाहिए कि परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या है? परावर्तन की मुख्य शर्त क्या है? तो परावर्तन की मुख्य शर्त क्या होती है? परावर्तन की मुख्य शर्त होती है कम से कम एक मीडियम अपारदर्शी होना चाहिए। यानी जिस पृष्ठ पर परावर्तन की घटना घटित हो रही है ना, वह पृष्ठ अपारदर्शी होनी चाहिए, वह पृष्ठ अपारदर्शी होनी चाहिए। तो अपन देखिए, किरणों के परावर्तन अपन ने पढ़ लिया। आज अपन चर्चा करेंगे तरंग से परावर्तन किस प्रकार से होता है और परावर्तन की व्याख्या कैसे होती है। तो सबसे पहले अपन एक पी डैश परावर्तक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिए बेटा, डायग्राम के माध्यम से समझना, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। मेरे शब्दों पे फोकस करना ताकि आप थ्योरी लिखने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं करो। आराम से थ्योरी आप लिख लोगे यदि आप शब्दों पे फोकस रखोगे तो। देखिए बेटा, अपन परावर्तक पृष्ठ पी डैश की कल्पना करते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ ले लिया आपने, पी डैश लेते हैं, परावर्तक पृष्ठ पी डैश लेते हैं। अब इस परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित करनी है और उस प्रकाश की किरण से हमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लगाते हुए तरंगाग्र की रचना करते हुए अपन परावर्तन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा? प्रकाश की किरण आपतित करेंगे। प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो वह कहां से होगा? देखिए बेटा, AB, PQ, RS जैसे आपकी मर्जी है वैसे प्रकाश की किरण आपतित करना। देखिए बेटा, मैं यहां से प्रकाश की किरण आपतित करता हूं। अभी तरंगाग्र आपतित नहीं किया मैंने, ये प्रकाश की किरण आपतित की है। किरण है बेटा, आपतित किरण, आपतित किरण। यहां अभिलंब खींच देना। ये अभिलंब से जितना कोण बनाती हुई पृष्ठ पर आ रही है ना, यहां पर टकराने के बाद AB दे देना बेटा, या आप दे देना कुछ भी दे देना अपने अकॉर्डिंग, OA दे देना। आपतित प्रकाश की किरण आ गई OA, यहां से परावर्तित होगी प्रकाश की किरण, जितना कोण बनाती हुई है उतना कोण बनाती हुई वापस उसी माध्यम में गमन कर जाएगी। ये गमन कर गई। ये किरण कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। अब आपको एक ध्यान और रखना है, इस माध्यम में जो प्रकाश का वेग है ना, जो माध्यम आपने लिया है, इस माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग मानना है बेटा V आप। इस मीडियम में, जिस मीडियम में परावर्तन की घटना घटित हो रही है, उसमें प्रकाश का वेग क्या है? V है। तो V वेग से प्रकाश की किरण आई तो आपने ये पढ़ा है कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरण का वेग परिवर्तित नहीं होता, तो उसी वेग से वापस चली जाएगी। जितने कोण से आई उतना कोण बनाती वापस चली जाएगी परावर्तित तरंगाग्र। अब हमें मानना है कि ये B तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? B तक। और ये जो पृष्ठ आपने खींचा है, इस पृष्ठ पर जितने भी कण है, जितने भी बिंदु है, वो सभी एक समान कला में कंपन करते हैं। सभी एक समान कला में कंपन करते हैं। यानी ये जो पृष्ठ है, ये जो किरण है, इसके ऊपर जितने भी बिंदु उपस्थित है ना, जितने भी कण है ना, वो सारे के सारे एक समान कला में होंगे, सारे के सारे एक समान कला में कंपन करेंगे। तो इससे अपन क्या करेंगे? कल्पना कर लेंगे, मान ले कि माना ये क्या है? आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। समझना बेटा। अब देखिए,
इस माध्यम में, जिस माध्यम को आपने चुना है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ऊपर वाले माध्यम को आपने चुना है, तो इस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या मानना है आपने? v मानना है। प्रकाश का वेग क्या मानना है? v मानना है, ठीक है ना। और जो आपकी तरंगाग्र संचरित हो रहा है वह क्या है? bA दिशा में संचरित हो रहा है। यहां से प्रकाश की किरण यहां तक पहुंचने के लिए, यानी v वेग से प्रकाश की किरण यहां पर लंबवत प्रकाश की किरण जाएगी और जाएगी 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 यहां बिंदु C तक पहुंचने के लिए, बिंदु C तक पहुंचने के लिए इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी? vt, यानी जो दूरी होगी bc होगा, bc दूरी है, और दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है, ठीक है। तो bc बराबर क्या आएगा? v इंटू टी, यानी जिस वेग से तरंगाग्र आ रही है t समय में c तक पहुंच रही है b से, तो कितनी दूरी तय कर रहा है? vt दूरी तय कर रहा है, यानी vt दूरी तय करके b से c तक प्रकाश पहुंच गया। अब क्या करते हैं? हमें परावर्तित तरंगाग्र की रचना करनी है, परावर्तित तरंगाग्र की रचना करनी है। तो परावर्तित तरंगाग्र की रचना करोगे ना तो प्रकार लोगे बेटा, डिवाइडर, क्या लोगे? प्रकार। प्रकार लेके प्रकार की नोक यहां रख के vt जितना प्रकार को खोलोगे, कितना खोलोगे? vt जितना प्रकार को खोलोगे, और खोल करके बिंदु A पर प्रकार को रखोगे, बिंदु A पर रख करके प्रकार को इस प्रकार से घुमा दोगे, यानी चाप काट दिया। उसके बाद में यहां से स्पर्श रेखा खींचते हुए, जो चाप काटा है इस पर स्पर्श रेखा खींचते हुए आपको बिंदु C से मिला देना है, स्पर्श रेखा को बिंदु C से मिला देना है, और इस स्पर्श रेखा को यहां से मिला देना है, यानी लंबवत त्रिज्या रही, इसकी तो त्रिज्या है ये, तो त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहां पर बिंदु D अंकित कर देना, और ये जो रचना हुई है यह क्या हो गया? परावर्तित तरंगाग्र हो गया। क्या हो गया? परावर्तित तरंगाग्र हो गया, परावर्तित तरंगाग्र की रचना हो गई। आपतित तरंगाग्र पृष्ठ के साथ जो कोण बनाएगी उसे आपतन कोण कहेंगे, I के द्वारा डिनोट करेंगे। और ये जो परावर्तित तरंगाग्र जिसकी आपने रचना की है वह इस पृष्ठ के साथ जो कोण बनाएगी उसे अपन क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो बोलो समझ में आया ना किस प्रकार से परावर्तन की व्याख्या करते हैं? तो हमें डायग्राम सेट करना होता है। सबसे पहले PP डैश क्या किया? सर्वप्रथम PP डैश परावर्तक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर OA प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, तो वह उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है, तथा परावर्तित किरण पर उपस्थित सभी कण एक समान कला में कंपन करते हैं। तो कल्पना करते हैं कि परावर्तित किरण आपतित तरंगाग्र है, जो कि AB है। B से C तक प्रकाश को पहुंचने, यानी माध्यम में, इस माध्यम में जिस माध्यम का आपने चुनाव किया उसमें प्रकाश का वेग v है, और प्रकाश का वेग v है, B से C तक पहुंचने में इसे t समय लगता है, तो इसने BC दूरी तय की प्रकाश ने, तो वह दूरी क्या हुई? vt हुई। अब आगे का आपतित तरंगाग्र की कल्पना तो आपने कर ली, परंतु परावर्तित तरंगाग्र की रचना करनी है। परावर्तित तरंगाग्र की रचना करनी है तो उसके लिए क्या करोगे? आप BC जितना प्रकार को खोलोगे, बिंदु A पर रख करके चाप घुमाओगे, उस चाप पर स्पर्श रेखा खींचते हुए बिंदु C से उसे मिलाओगे, जहां पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बना, वहां पर बिंदु D अंकित कर देंगे, और यह परावर्तन की घटना घटित हो गई। इस प्रकार से आप थ्योरी लिखोगे, और थ्योरी के आगे हमें परावर्तन की व्याख्या करनी है, और परावर्तन की व्याख्या करोगे तो बेटा डायग्राम बनाने के बाद में आपको परावर्तन के दोनों नियम बताने हैं, परावर्तन के दोनों नियम बताने हैं। परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं वो नियम आपको याद होने चाहिए। जिस समय बेटा आपने पार्ट पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि जो परावर्तन के लॉज है, दो नियम होते हैं परावर्तन के, दोनों नियम आपको क्लियर होंगे तो यह हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब हमें आगे क्या करना है? परावर्तन के नियमों को सिद्ध करना है। तो उसके लिए अपने पास देखिए बेटा दो त्रिभुजें अपने पास बन रही है। कितनी त्रिभुजें बन रही है? दो त्रिभुजें बन रही है, और दोनों ही समकोण त्रिभुज बन रही है। यहां भी बेटा समकोण बन रहा है, ये भी और ये भी समकोण बन रहा है। तो क्या करोगे? चित्रानुसार चित्र के अनुसार करोगे। त्रिभुज ABCY, त्रिभुज ADB, देखिए ADC, त्रिभुज ABC, समझ में आ रहा है, और त्रिभुज ADC, दो त्रिभुजें आपने ले ली, और इन त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है बेटा। त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है। सर्वांग समसिद्ध करोगे तो क्या करोगे? दोनों त्रिभुजों में देखिए ये जो भुजा आपको दिख रही है AC, उभयनिष्ठ है। भुजा
AC इज इक्वल AC। क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ है, भुजा उभयनिष्ठ है। समझ में आ गया? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC दोनों की आधार भुजा समान है, AC तो समान होगी। अब देखिए एक कोण है जो समकोण है, दोनों में है, कोण B बराबर कोण D। इस त्रिभुज का कोण B यानी ABC का कोण B समकोण है और ADC का कोण D समकोण है, तो दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों समकोण हैं। समझने का प्रयास करें। अब देखिए बेटा, भुजा ये VT यानी BC है वह AD के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने रचना की है, प्रकार को BC के जितना खोला है, चाप घुमाया है, तो AD का मान BC के बराबर होगा ना। तो क्या लिखोगे? BC बराबर AD। क्यों? रचना की है भाई हमने, रचना से। तो देखिए SAS गुणधर्म से, SAS कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण मान में बराबर होते हैं। अतः दोनों त्रिभुज SAS कसौटी से सर्वांग सम होंगे, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम क्या होगा? त्रिभुज ADC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC, तो त्रिभुज ADC सर्वांग समता की शर्त से, सर्वांग समता की शर्त से क्या कहती है? सर्वांग समता की शर्त का संगत भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं हैं, जो बराबर भुजाएं हैं, उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो सर्वांग समता की शर्त से क्या होगा? देखिए भुजा AD बराबर BC है, दिख रहा है ना आपको? AD बराबर BC, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। AD के सामने का कोण कौन सा है? R, और BC के सामने का कोण कौन सा है? I। तो क्या होगा? कोण R बराबर कोण I। R क्या है? परावर्तन कोण है, I क्या है बेटा? आपतन कोण है। तो इस समीकरण से ये इक्वेशन आ गया अपने पास। क्या आ गया? इक्वेशन। उपयुक्त इक्वेशन से, इस समीकरण से अपन कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर है, जो कि परावर्तन का दूसरा नियम है। तो इस समीकरण से यह सिद्ध हो जाता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या संभव है। तो यहां नीचे बेटा थ्योरी में लिख देना आप, उपर्युक्त समीकरण से सिद्ध होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। ये बात इसके जस्ट नीचे लिख दोगे। तुरंत नीचे आप डिसिंपलाइज का चिन्ह लगा के एक बात और लिखोगे। वह बात क्या लिखोगे? आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित है। यानी आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब एक ही तल में स्थित है। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। और ये कौन सा था बेटा? सेकंड नियम। कौन सा था? सेकंड लॉ। ठीक है। तो इस प्रकार से परावर्तन की व्याख्या होती है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से या हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या होती है। आया ना समझ में?
अब देखिए बेटा, अपन बात करेंगे अपवर्तन की व्याख्या। क्या करेंगे? अपवर्तन की व्याख्या। तो अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए बेटा देखिए, जब कांच की स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन अपन ने पढ़ा था ना, उस समय आपने पढ़ा था प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में भी प्रवेश करती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी प्रवेश करती है। तो अपन अपवर्तन की घटना दो प्रकार से पढ़ेंगे और दो प्रकार से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की घटना की व्याख्या करेंगे अपन। तो कौन कौन सी पढ़ेंगे? एक बार तो प्रकाश की किरण क्या होगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, और दूसरी बार क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। तो अपवर्तन की व्याख्या की बात कर रहे हैं अपन, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे तो पहली कंडीशन अपन पढ़ेंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करने पर। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करने पर। तो देखिए बेटा, अपवर्तक पृष्ठ क्या होती है, इसके बारे में आपने जब अपवर्तन की घटना पढ़ी थी उस समय पढ़ा था भाई। वह पृष्ठ जो दो समांगी पारदर्शी माध्यमों को अलग अलग करती है, दो पारदर्शी माध्यमों को अलग अलग करती है, क्या कहलाती है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाती है। तो देखिए बेटा, मैं यहां पर अपवर्तक पृष्ठ लेता हूं, पी डैश, समझने का प्रयास करें। यह अपवर्तक पृष्ठ है बेटा। क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। मेरे शब्दों पे फोकस देखें, साथ में जो मैं लिख रहा हूं उसको भी ध्यान से देखें। अपवर्तक पृष्ठ। अब देखिए, इस अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित करते हैं ना, वही प्रकाश की किरण इस पर आपतित तरंगागर को संचरित करती है। किस प्रकार से संचरित करती है इसकी भी अपन बात कर लेते हैं, देखिए मैं पहले अभिलंब खींचता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, ये माध्यम फर्स्ट है। क्या है? माध्यम फर्स्ट। और ये क्या है? माध्यम सेकंड। माध्यम सेकंड, दो माध्यम है, दोनों अलग अलग है। प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बता देना n1 है, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग की कल्पना कर लेना कि v2 है। दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रथम माध्यम आपने क्या लिया है? विरल, और द्वितीय माध्यम क्या लिया है आपने? सघन लिया है। दूसरा माध्यम क्या लिया है? सघन। तो ऊपर वाला यानी अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर वाला विरल माध्यम है, नीचे वाला क्या है? सघन माध्यम है। ऊपर वाले जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 है, नीचे वाले का n2 है। ऊपर वाले का वेग v1 है, नीचे वाले में प्रकाश का वेग v2 है। ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं प्रकाश की किरण आपतित करें। पहले मैं अभिलंब खींच दूं क्या? ये लो बेटा, क्या खींच दिया आपने? अभिलंब। ये अभिलंब किरण है। अब देखिए, यहां से प्रकाश की किरण का आपतन होगा। ये क्या होगी बेटा? आपतित किरण होगी। क्या होगी? आपतित किरण। इस प्रकार से आपतित होगी, आपतित किरण। अब आपको हाइगेंस के तरंग सिद्धांत यानी तरंगिकाओं के माध्यम से अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तरंगिकाओं के माध्यम से अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो ये प्रकाश की किरण दूसरी तरफ निकलेगी, जैसे विरल से सघन माध्यम में जा रही है, ये आपतन कोण है, दूसरी तरफ निकलेगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो झुका देना बेटा, इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये जो किरण है ये क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। यहां से देखिए कुछ भाग प्रकाश का अंदर चला जाता है, जबकि आपको देखते हो ना, जैसे पानी के ऊपर प्रकाश की किरण आ रही है तो पानी का तलहा आपको चमकीला सा नजर आता है। अरे वह चमकीला सा नजर आता है ना, उसे आप बता देना कि ये प्रकाश की किरण है। ये एक ही यानी इस तरंग पर जितने भी बिंदु होंगे ना वो सारे एक समान कला में कंपन करेंगे। एक समान यानी आपको जो जल का पृष्ठ दिखाई देता है ना, वह जल का पृष्ठ आपको एक समान दिखाई देता है, बिल्कुल चमकीला दिखाई दे रहा है। तो उस पर जितने भी कण होंगे ना, जितने भी बिंदु होंगे ना, वो एक समान कला में होंगे, एक समान कला में होंगे। तो यहां से आप ये जो परावर्तित, वैसे परावर्तित किरण है, परंतु आप इसको कल्पना करनी है। क्या कल्पना करोगे कि ये जो प्रकाश की किरण है ओ से ए पर तो आपतित प्रकाश की किरण हुई, इसका अपवर्तन हो गया। अब देखिए, ये जो आंशिक परावर्तन के कारण हमें जो प्रकाश की किरण प्राप्त हुई है, इस किरण को अपन क्या मानेंगे? आपतित तरंगाग्र मानेंगे। कल्पना करेंगे इसके आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र है। और यह ए बी है, यानी ए बी के अनुदिश या बी ए के अनुदिश आपतित तरंगाग्र संचरित हो रही है। बी ए के अनुदिश आपतित तरंगाग्र संचरित हो रही है, जो अपवर्तक पृष्ठ से कोण आई बना रही है। अब यहां से बिंदु बी से प्रकाश को लंबवत, बिंदु बी से प्रकाश को लंबवत बिंदु सी तक पहुंचने में t समय लगता है।
कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो BC बराबर क्या आएगा बेटा, BC बराबर क्या आएगा, v1t। समझ आ रहा है, BC दूरी है, दूरी बराबर वेग गुना समय। प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, v1 है, और B से C तक पहुंचने में t समय लग रहा है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, BC v1t हो जाएगी। यानी B से C तक पहुंचने में कितना समय, कितनी दूरी तय करनी पड़ी, v1t दूरी तय करनी पड़ी। अब क्या करेंगे, अपने पास समय आ गया कि B से C तक पहुंचने में t समय लगता है। परावर्तित तरंगाग्र की रचना करनी है हमें। परावर्तित तरंगाग्र की रचना करोगे तो यहां से तो t उठाओगे और प्रकार को खोलोगे v2t जितना, प्रकार को कितना खोलोगे, v2t जितना खोलोगे। यानी यहां पर ये वेग है, इसमें अब आपको दूरी क्या तय करेगा भाई, वेग परिवर्तन हो गया, समय वही है, तो दूरी का मान तो अलग आएगा ही ना। तो प्रकार को खोलोगे v2t जितना, बिंदु A पर प्रकार को रखोगे और चाप घुमा दोगे। कितना चाप घुमाओगे बेटा जी, चाप घुमाओगे v2t दूरी जितना। अब ये चाप घुमाने के बाद में बिंदु C से चाप घुमा दिया आपने, कितना घुमाया, v2t जितना घुमाया। v1 की जगह वे क्या लिया, v2 लिया। चाप आपने घुमा दिया, इस चाप पर आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है बिंदु C से, बिंदु C से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। स्पर्श रेखा खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी, तो स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या है ये क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहां मिली वहां पर बिंदु D अंकित कर दिया। ये भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जो तरंगाग्र होगी जिसकी आपने रचना की है वह क्या होगी, अपवर्तित तरंगाग्र होगी। कौन सी होगी, अपवर्तित तरंगाग्र होगी, अपवर्तित तरंगाग्र। और अपवर्तित तरंगाग्र अपवर्तक पृष्ठ के साथ जो कोण बनाएगी उसे अपन r से डिनोट करेंगे। तो बेटा आपके समझ में आया होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण का गमन होने पर अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए डायग्राम किस प्रकार से सेट करते हैं अपन। सबसे पहले P अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं और उसके ऊपर माध्यम पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक n1 है, उसमें प्रकाश का वेग v1 है और माध्यम विरल है। इस पृष्ठ के नीचे माध्यम 2 लेते हैं, इसका अपवर्तनांक n2 है, इसमें प्रकाश का वेग v2 है, ये सघन है। O से प्रकाश की किरण A पर आपतित होती है, आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर निकल जाती है। आंशिक परावर्तित किरण जो निकलती है उसे अपन कल्पित करते हैं आपतित तरंगाग्र के रूप में, जो B से A की ओर संचरित हो रही है। अब प्रकाश की किरण को B से C तक पहुंचने में t समय लगता है। कितना समय लगता है, स्मॉल t समय लगता है। v1 वेग है तो B से C तक की दूरी कितनी हो गई, v1t हो गई। अब दूसरे माध्यम में यदि अपन अपवर्तित तरंगाग्र की रचना करेंगे तो हमें वेग v1 नहीं मिलेगा, वेग क्या मिलेगा, v2 मिलेगा। तो चाप खींचेंगे अपन, कितना खींचेंगे, समय आ गया अपने पास, v2t चाप खींचेंगे। बिंदु A पर प्रकार को रख के प्रकार को v2t जितना खोल करके चाप घुमाओगे और उस चाप पर बिंदु C से स्पर्श रेखा की रचना करोगे। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, तो यहां पर समकोण बना दिया दोनों, यानी त्रिज्या उस चाप की और ये जो मिली है वहां पर बिंदु D अंकित कर दोगे। ये DC आपको क्या हो गई, अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त हो गई। अब यहां भी आपको क्या करना है, यहां तक तो कंप्लीट कर दिया कि साहब ऐसे डायग्राम बनाएंगे, इस प्रकार की घटना घटित होगी तब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यहां लगेगा। अब क्या करेंगे अपन कि साहब अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और दोनों नियमों को इस पर लागू करके दिखाओ। इस डायग्राम पे दोनों नियम लागू होने चाहिए। और दोनों नियम कौन से, अपवर्तित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। साथ ही साथ स्नेल का नियम भी इसमें लागू होना चाहिए, स्नेल का नियम भी इसमें लागू होना चाहिए। तो चलो बेटा अपन बात करते हैं, त्रिभुज लेते हैं पहले ABC। देखिए इसमें भी 2 त्रिभुज बन रही है, समकोण त्रिभुज 1 बन रही है, समकोण त्रिभुज 2 बन रही है। त्रिभुज लेंगे ABC, क्या करेंगे, यह है बेटा, यहां लिख देता हूं अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। अब क्या करोगे, त्रिभुज ABC लोगे आप, त्रिभुज ABC से, अरे दिख रहा है ना त्रिभुज ABC, दिख गया ना। इसमें कोण कौन सा दे रखा है, ये sin i, समकोण के अलावा आपतन कोण है, ये पृष्ठ के साथ बना रही है आपतित तरंगाग्र। तो लिखोगे sin i इज इक्वल होता है लंब बट्टा कर्ण। तो sin i इज इक्वल क्या होगा बेटा, इसके सामने की भुजा, जो दिया हुआ कोण है समकोण के अलावा उसके सामने की भुजा, ये क्या होगी, लंब होगी।
तो BC बट्टा कर्ण AC। तो साइन I बराबर क्या आएगा, BC का मान V1t बट्टा AC। इक्वेशन नंबर आ गया फर्स्ट। क्या आ गया, इक्वेशन नंबर आ गया फर्स्ट। अब अपने पास दूसरी त्रिभुज है, नीचे बन रही है ADC। पुनः है त्रिभुज ADC से, देखिए त्रिभुज ADC, इस ADC में भी आपको कोण यहां दे रखा R, तो क्या लिखोगे, साइन R इज इक्वल, R के सामने की भुजा AD क्या होगी रे, यस क्या होगी, लंब, AD बटा कर्ण क्या होगी, समकोण के सामने की भुजा AC। AD का मान कितना है बेटा, मैं यहां लिख के देता हूं, AD बराबर क्या है V2t, अरे चाप इतना ही खींचा आपने, तो AD बराबर क्या होगा V2t। यहां रख देना साइन R इज इक्वल V2t बट्टा AC। समीकरण नंबर 2, क्या करोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे, तो LHS में LHS का भाग, RHS में RHS का भाग, यानी आ जाएगा साइन I बटा साइन R इज इक्वल V1t बट्टा AC, V1t बट्टा AC अपॉन साइन R का मान क्या आएगा, AD बटा AC यानी V2t बटा AC, V2t बटा AC। अब देखिए नीचे वाले भिन्न का हर, यानी हर से हर काट दो, या एक बार एक स्टेप और पढ़ लो ताकि आपके समझ में अच्छा आ जाए। साइन I बटा साइन R इज इक्वल, ये AC ऊपर चला जाएगा, ये AC नीचे आ जाएगा, यानी V1t बटा AC गुणा AC बटा V2t। AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T चला जाएगा, क्या बचेगा, V1 बाई V2 बचेगा। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल V1 बाई V2, क्या हो गया, V1 बाई V2 हो गया, क्या हो गया बेटा, V1 बाई V2। चलो अपने पास V1 बाई V2 मान आ गया, इससे आप दे देना समीकरण नंबर 3, क्योंकि अभी अपवर्तनांक के रूप में आया नहीं है। अपवर्तनांक क्या होता है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। इक्वेशन नंबर 3 दे दें, और अपन को निर्वात में प्रकाश की कल्पना करते हुए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह C होती है, क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल C होती है। तो देखिए बेटा, माना निर्वात में प्रकाश की चाल, ध्यान दे बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, शाबाश, निर्वात में प्रकाश की चाल C हो तो दोनों माध्यमों में क्रमशः प्रकाश की चाल निम्न होगी, और इस प्रकार से होगी बेटा माध्यम के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश की चाल। जैसे N1 की बात अपन करें, N1 अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात है, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष C, यानी माध्यम के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। माध्यम के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो यहां से V1 इज इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा, C अपॉन N1, और V2 बराबर क्या आ जाएगा, C अपॉन N2। समझ रहे हो ना, इसे देना समीकरण नंबर 4। क्या दे दोगे, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 से मान रखोगे। समीकरण नंबर 3 में समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखोगे, यहां से V1 का और V2 का मान रख दोगे,
तो क्या आएगा बेटा अपने पास, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल V1 की जगह C अपॉन N1, सीधा कर रहा हूं, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा N2, C अपॉन N2, C से C कट जाएगा, क्या आएगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल आ जाएगा बेटा N2 अपॉन N1 इज इक्वल हो जाएगा म्यू, यानी अपवर्तनांक। यही है स्नेल का दूसरा नियम। यह क्या है, स्नेल का दूसरा नियम, यानी अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह अपवर्तन का सेकंड लॉ है बेटा। क्या है, अपवर्तन का सेकंड लॉ है, यानी स्नेल का नियम है। क्या है, स्नेल का नियम है। इसे एक बार आप इक्वेशन दे दें नंबर 5। कौन सा इक्वेशन दोगे, इक्वेशन नंबर 5 दोगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी बात और करनी है बेटा आगे, और वह बात अपन करेंगे तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड। भाई जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग परिवर्तन होता है, इस घटना के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मैं बेटा थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, आपने बना लिया होगा और रफ कॉपी में आप सेट कर लेना, इसे अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अपन चर्चा कर लेते हैं तरंग दैर्ध्य की। किसकी बात करते हैं, तरंग दैर्ध्य की, ठीक है ना। तो देखिए अपवर्तन की बात कर रहे हैं, अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें अपवर्तन की व्याख्या में एक नियम तो अपने पास आ गया, जिसे अपन स्नेल का नियम कहते हैं, आ गया ना भाई। किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। यहां आप लिख भी सकते हो समीकरण 5, समीकरण 5 स्नेल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है, जो कि अपवर्तन का द्वितीय नियम है, जो कि अपवर्तन का द्वितीय नियम है, ठीक है। यह अपवर्तन का द्वितीय नियम है। अब देखिए आगे, माध्यम 1 की जो तरंग दैर्ध्य है वह लेमड़ा 1 हो। भाई अभी बात करें अपन के माध्यम 1 में जो दूरी तय की है वो लेमड़ा 1 है, और माध्यम 2 में जो दूरी तय की है वह लेमड़ा 2 हो। उस कंडीशन में देखिए यदि माध्यम फर्स्ट का तरंग दैर्ध्य लेमड़ा 1 व मीडियम सेकंड का तरंग दैर्ध्य लेमड़ा 2 हो तो BC बराबर क्या होगा बेटा, लेमड़ा 1। अरे BC थी, लेमड़ा 1 तरंग दैर्ध्य प्रकाश चला, BC तो थी, BC बराबर लेमड़ा 1। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, लेमड़ा 1 इज इक्वल V1T। क्या हो जाएगा, लेमड़ा 1 बराबर V1T हो जाएगा, ठीक है। इसे दे देना समीकरण नंबर अगला 6। और पुनः है आपने AD जो चाप काटा था, AD बराबर क्या आएगा, लेमड़ा 2, और लेमड़ा 2 बराबर क्या हो जाएगा, V2T। समीकरण नंबर आ गया 7। अब हमें तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। समीकरण 6 में समीकरण 7 का भाग देने पर, समीकरण 6 में समीकरण 7 का भाग देने पर, भाग दोगे तो क्या होगा बेटा, LHS में LHS का और RHS में RHS का। लेमड़ा 1 बाई लेमड़ा 2 इज इक्वल V1T बाई V2T। T से T कट जाएगा तो लेमड़ा 1 बाई लेमड़ा 2 इज इक्वल V1 बाई V2। यानी वेग का जो अनुपात है ना, वही तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा। वेग बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान भी बढ़ेगा, और वेग घटेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान भी घटेगा। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो भाई, लेमड़ा 1 बाई V1 और लेमड़ा 2 बाई V2। जिस अनुपात में तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा उसी अनुपात में वेग भी बढ़ेगा। वेग जितना घटेगा ना उतना ही तरंग दैर्ध्य घटेगा, और वेग जितना बढ़ेगा ना उतना ही तरंग दैर्ध्य घटेगा। तो कहने का मतलब यह है, अपवर्तन की घटना में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती ही होती है, साथ ही साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है। यानी अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण का वेग परिवर्तित होता है, प्रकाश किरण का वेग परिवर्तित होता है, और वेग परिवर्तन के कारण ही
प्रकाश किरण का पथ परिवर्तित होता है, पथ परिवर्तित होता है। ठीक है ना। तो हो गया भाई, जब माध्यम चेंज होता है ना, जब मीडियम चेंज होता है तो प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य भी बदलती है और वेग भी परिवर्तित होता है। ये थ्योरी आप यहाँ नीचे दिस इंप्लाइज का चिन्ह लगा के लिख देना। भाई जब अपवर्तन की घटना घटित होती है, माध्यम परिवर्तित होता है ना, तो प्रकाश किरण का तरंगदैर्ध्य व वेग दोनों परिवर्तित होते हैं। ये था बेटा अपना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, उस कंडीशन में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से या हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। देखिए बेटा, दूसरी जो घटना थी ना, दूसरी जो कंडीशन थी, वह कंडीशन थी अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करे। उस कंडीशन में अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसके साथ बेटा हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी थोड़ी सी व्याख्या करनी। पहला तो अपन ने पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट देखिए बेटा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो वही बात करेंगे। सर्वप्रथम अपन अपवर्तक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सबसे पहले अपवर्तक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मैं ये लो अपवर्तक पृष्ठ पी डैश की कल्पना कर लेता हूं। अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर है माध्यम फर्स्ट, अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर मीडियम फर्स्ट है और अपवर्तक पृष्ठ के नीचे मीडियम सेकंड है। ठीक है। यहां ऊपर वाला है वह सघन माध्यम है, ऊपर वाला कैसा है, सघन माध्यम है, और अपवर्तक पृष्ठ के नीचे कौन सा है, विरल माध्यम है। सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक n1 है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। सघन माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ1 है और विरल माध्यम में तरंगदैर्ध्य λ2 है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। अब कंडीशंस वही होगी बेटा, सेम डायग्राम बनेगा, सेम घटना घटित होगी। इसमें होगा क्या, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए बेटा क्या होगा, वही किरण आपतित होती है। वो पहले वाली किरण आ रही है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है ना। अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ये अभिलंब खींच देना बेटा, क्या है, अभिलंब। आई कोण बनाती हुई आ रही है। सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी नहीं, यहां अपवर्तित होके अभिलंब से दूर हट गई, यहां कोण बन गया अपवर्तन। अब मैंने कहा था आपको कि यहां आंशिक परावर्तन होता है और वह चमकीली पृष्ठ आपको प्रतीत होती है, और ये पृष्ठ आपने वो ले ली। इस पर जितने भी कण होंगे ना, वो एक समान कला में कंपन करेंगे, और आपने मान लिया कि ये आपतित तरंगाग्र है। उससे ए तक आपतित हो रही है प्रकाश किरण, और ए बी के अकॉर्डिंग संचरित हो रही है आपतित तरंगाग्र, जो कि अपवर्तक पृष्ठ के साथ आई कोण बना रही है। ये क्या हो गई अपनी आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। ठीक है। अब इस आपतित तरंगाग्र को बी से सी तक पहुंचने में, यानी लंबवत, यहां से लंबवत रवाना होगी, v1 वेग से चलेगी। किस वेग से, v1 वेग से, और अपवर्तक पृष्ठ पर बिंदु C तक पहुंचने में, बिंदु C तक पहुंचने में इसे t समय लगता है। कितना समय लगता है, स्मॉल t समय लगता है। तो BC कितनी तय की इसने, v1t, यानी BC क्या होगा, प्रथम माध्यम में वेग क्या है, v1 है, तो BC बराबर क्या आ जाएगा बेटा, v1t। अब अपवर्तिक या अपवर्तक तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र की रचना हमें करनी है, तो क्या करेंगे, दूसरे माध्यम में होगी अपवर्तित तरंगाग्र की रचना, दूसरे माध्यम में होगी, तो प्रथम माध्यम का वेग यहां v1 है और t समय लेके C तक पहुंचा है। उतने ही समय में यह प्रकाश की तरंग यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लेगी, तो वह क्या हो जाएगी, अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगी, जिससे v2 से गुणा करके हमें बनाना पड़ेगा। तो यानी समय अपने पास आ गया। अब प्रकार को कितना खोलोगे, v2t के जितना खोलोगे, यानी v2 वेग है इस माध्यम का, और इसको t से गुणा करोगे तो v2t जितना प्रकार को खोलोगे। किसको खोलोगे, प्रकार को खोलना है,
V2T जितना प्रकार को खोलना है, बिंदु ए पर रखना है और आपको चाप घुमा देना है। क्या करना है? चाप घुमा देना है। घुमा दिया चाप, यहां पर प्रकार रखा और ये चाप, अरे घूम गया ना, ये प्रकार ये बेटा। बिंदु सी से इस चाप पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। इस चाप पर बिंदु सी से स्पर्श रेखा की रचना कर दोगे और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहां ये समकोण बन गया, बिंदु डी अंकित आपने कर दिया और ये हो गई रचना किसकी? अपवर्तित तरंगाग्र की। किसकी हुई? अपवर्तित तरंगाग्र हो गई बेटा। क्या हो गई? अपवर्तित तरंगाग्र, जो कि अपवर्तक पृष्ठ के साथ अपवर्तन कोण स्मॉल आर का निर्माण करेगी, स्मॉल आर का निर्माण करेगी। तो ये होती है बेटा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है ना, उस कंडीशन में अपवर्तन की घटना, यानी अपवर्तन हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हमने आपतित तरंगाग्र कल्पित किया और आपतित तरंगाग्र कल्पित करके इसके सापेक्ष हमने रचना की अपवर्तित तरंगाग्र की। किसकी रचना की? अपवर्तित तरंगाग्र की। आपको अब इसमें यह ध्यान रखना है कि पीछे वाले में भी बेटा आप नोट कर लेना कि जब विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। तो यहां पर V2 का मान है ना, यहां पर V2 का मान V1 से ज्यादा होगा। V2 का मान V1 से ज्यादा होगा, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग पहले माध्यम के सापेक्ष ज्यादा है, क्योंकि दूसरा माध्यम सघन है। दूसरा माध्यम सघन है। यहां पर भी हमें वही अपवर्तन का नियम सिद्ध करना है। क्या करना है? अपवर्तन का नियम सिद्ध करना है और अपवर्तन का नियम सिद्ध करने के साथ साथ हमें क्रांतिक कोण लेते हुए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या इसमें करनी है। तो आपको कंडीशंस दे देगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करे तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो आपको यह करना है। यदि आपको यह कहे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो फर्स्ट पार्ट हमने किया है, वह करना है। तो इसको समझिए बेटा। त्रिभुज ABC से क्या करेंगे? पहले त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC कौन सी है? यह है त्रिभुज ABC। यहां समकोण बन रहा है, तो साइन I इज इक्वल क्या होगा? साइन I इज इक्वल, दिया हुआ कोण है समकोण के लिए दिए हुए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो BC बटा समकोण के सामने की भुजा कर्ण यानी AC। तो साइन I इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? V1T बटा AC। इससे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः एक त्रिभुज और बन रही है नीचे समकोण त्रिभुज ADC। अरे बन रही है ना त्रिभुज ADC। पुनः त्रिभुज ADC से, पुनः त्रिभुज ADC से, त्रिभुज ADC से करोगे तो क्या होगा? इस समकोण है, समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी, दिए कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी कोण दिया हुआ है R। तो साइन के साथ R जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा बेटा? AD बटा AC, AD बटा AC। और यहां AD बराबर आपने लिखा, देखो BC का मान तो मैंने ऊपर लिख रखा है, AD चाप काटा है आपने, तो क्या होगा? V2T, V2T। ये मान आप यहां रखोगे तो साइन R इज इक्वल क्या होगा? V2T बटा AC। इक्वेशन नंबर आ गया 2। ये दोनों समीकरण जैसे आपने पहले किया था उसी के अकॉर्डिंग आ गए। अब क्या करना है? वही काम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या करोगे बेटा? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे तो LHS में LHS का, RHS में RHS का, यानी साइन I बटा साइन R इज इक्वल V1, मैं सीधा करा बेटा, V1T बाई AC गुणा V2T बाई AC। AC ऊपर चला जाएगा, AC से AC कट जाएगा, T से T कट जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल क्या है यार बेटा? V1 बाई V2 आ गया, V1 बाई V2 आ गया। ध्यान दीजिए साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या आ गया? V1 बाई V2 आ गया। अब वही काम निर्वात में प्रकाश की चाल पर आपको फोकस करना है, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश की चाल निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये बात आपने पढ़ी है। यहां क्या लिखोगे? यदि निर्वात में
यदि निर्वात में प्रकाश की चाल, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c है तो, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c है तो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम, ठीक है, दोनों माध्यमों प्रथम व द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः वही n, एक बार मैं आपको लिख के बताता हूं, n1 बराबर c/v1, यानी माध्यम के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश की चाल निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। तो यहां से v1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, v1 बराबर c/n1 और v2 बराबर क्या आएगा c/n2। इक्वेशन नंबर इससे दे देना 4, इसे दे देना 3। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखोगे आप, समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखना है। समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर, मान रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, v1 और v2 का मान यहां रखना है तो आ जाएगा अपने पास sin i अपॉन sin r इज इक्वल v1 बाई v2। मैं सीधा रख रहा हूं c/n1 v1 का मान और c/n2 v2 का मान, यानी c/n2 ऊपर चला जाएगा, c से c कट जाएगा तो अपने पास क्या आएगा बेटा, sin i अपॉन sin r इज इक्वल n2 अपॉन n1 आ गया। यानी ये स्नेल का नियम आ गया अपने पास, क्या आ गया, स्नेल का नियम आ गया। परंतु यहां बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा अपन करेंगे, यहां तक कर दिया। अब आगे क्या करेंगे अपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर चले जाएंगे बेटा। कहां चले जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्रांति कोण से अधिक कोण के मान पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। गठित होने वाली घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो यह प्रकाश किरण यदि यहां पर क्रांति कोण से अधिक कोण पर आ रही है तो इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो मैं थोड़ा सा ये ऊपर वाला हटा के यहीं पर बता देता हूं बेटा। देखिए इजी है, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहीं पर देख लीजिए आप, ये लो, क्या करोगे, IC की जगह क्या हो, यदि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था आगे आई, बस यही पार्ट चेंज होगा दोनों कंडीशनों में। यदि I बराबर IC, यदि I बराबर IC होगा तो क्रांति कोण क्या होता है, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, यहां पर देखिए मान रखेंगे अपन sin IC बटा sin 90, sin IC बटा sin 90 बराबर n1 बाई n2। सही लिख रहा हूं क्या, फोकस कीजिएगा। अरे देखो सामने देखे, सही लिख रहा हूं क्या, देखो देखे, नहीं लिख रहा ना, क्या आएगा ऊपर n2 आएगा, नीचे क्या आएगा n1 आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा sin IC तो अपनी जगह रह जाएगा और अपन जानते हैं चूंकि sin 90 बराबर क्या होता है 1, यही होता है ना, बटे में 1 आ जाएगा बराबर n2 अपॉन n1, यानी sin IC इज इक्वल होगा n2 अपॉन n1। यहां से देखिए बेटा आपको यदि क्रांति कोण का मान दिया गया है, n2 का दिया गया है तो n1 का ज्ञात कर सकते हो, यानी 3 राशियां तीनों में से 2 का दिया गया है तो तीसरे का मान आप ज्ञात कर सकते हो। यहां से अपने पास n2 का मान दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा n1 sin IC, n1 sin IC। इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से न्यूमेरिकल भी पुटअप होता है, यानी क्रांति कोण आपको दे दिया, एक माध्यम का अपवर्तनांक आपको दे दिया तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको पूछा जा सकता है। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि यदि तरंगाग्र, यदि आपतित तरंगाग्र, यदि आपतित तरंगाग्र I इज ग्रेटर देन IC, यानी क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, पर आपतित होती है, पर आपतित होती है, तो तरंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तरंग का पूर्ण आंतरिक
परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो देखिए बेटा आपको क्या करना पड़ा अपवर्तन की व्याख्या में, क्या क्या किया आपने जब अपवर्तन की व्याख्या की। तो पहली कंडीशन में आपने किया विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो उसमें आपको अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करना पड़ा, तरंग दैर्ध्य के बारे में बताना पड़ा, आवृत्ति के बारे में बताना पड़ा, वेलोसिटी के बारे में बताना पड़ा। इसमें आपने क्या यानी सघन से विरल में जा रही है तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताना है, क्रांतिक कोण के बारे में बताना है, क्रांतिक कोण क्या होता है, वैसे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ चुके हो। और आज का जो पार्ट बेटा अपन ने पढ़ा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या हमने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पार्ट आपके समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। आज अपन इतनी ही बात करेंगे बेटा, कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ जिसमें अपन पढ़ेंगे व्यतिकरण की घटना यानी प्रकाश से संबंधित व्यतिकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।